विहार कॉलोनी में किराए के एक छोटे से मकान में प्रताप वर्मा रहता है। वो 60 साल का हो चुका है। क्योंकि उसने शादी नहीं की इसलिए उसके बच्चे नहीं हैं। लेकिन शिवपुर गांव में उसका एक बड़ा बंगला है। वो उस घर को बेचना चाहता है। वो एक बिक्री बोर्ड लटका देता है और वो कॉल करने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी लिखता है। उस घर के बगल में उसका एक मित्र रहता था, कृष्णमूर्ति। वो अपने घर के बाहर खड़ा है और अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। तब तक उसका दोस्त कृष्णमूर्ति आ भी गया। मूर्ति आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे बार बार कॉल आ रहे हैं, शायद घर खरीदने के लिए। वे उस घर के बारे में कुछ पूछना चाहते होंगे। पुराने समय का घर है ना, उन्हें शंका होगी। क्या तुमने उस घर के अतीत के बारे में किसी को बताया? नहीं रे, क्या मैं सबको बता दूं कि मेरे घर में भूत है, परेशान करते हैं। भगवान के लिए मेरा घर मत खरीदो, वो भूत तुम्हें मुफ्त में मिल रहे हैं। क्या मुझे उन्हें ये बता देना चाहिए? फिर इसे देखने की किसी की हिम्मत ही नहीं होगी, कोई इस तरफ आएगा भी नहीं, समझे? मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ, उस घर को मत बेचो, उसे ऐसे ही छोड़ दो। तुम सब कुछ जानते हुए भी उसे क्यों बेचना चाहते हो? हाँ, क्या ये ठीक है? मेरे पास बाहर जाकर काम करने के लिए ताकत नहीं बची है, लेकिन घर का किराया, दूध का बिल, किराने का बिल, सब्जियां, ये सब चीजें तो चाहिए ना जीने के लिए। मूर्ति, क्या लोग मेरी हालत देखकर मुझ पर रहम करेंगे? तुम्हारी बात भी सही है। दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिवपुर गांव में बाइक पर कपड़े बेचने वाला श्रीनैया घर के सामने 2 सेल का बोर्ड देखता है और दिए गए नंबर पर कॉल करता है। प्रताप का फोन बज रहा है, वो इसे उठाता है। हाँ, मैं घर बेच रहा हूँ, क्या तुम खरीदना चाहते हो इसे? हाँ, मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें पता बताता हूँ, तुम वहाँ आ सकते हो। इतना कहकर प्रताप वर्मा अपने मोबाइल से पता भेजता है। ये सुनते ही श्रीनैया वहाँ की ओर चल दिया। मुझे इस घर के बारे में पूछताछ करनी होगी। वो ऐसा सोचता है और आगे बढ़ जाता है। उसे सड़क पर कोई और नहीं दिखाई देता, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो सीधे प्रताप वर्मा द्वारा दिए गए पते की ओर चला जाता है। बाहर कृष्णमूर्ति और प्रसाद वर्मा बैठे थे। श्रीनैया उनके पास आया। उसने शिवपुर में बिक्री के लिए घर के बारे में बात की। उसने हाँ की और कुछ एडवांस पेमेंट किया। 2 दिनों के भीतर श्रीनैया ने बाकी रकम की व्यवस्था की और प्रताप वर्मा को दे दी। अब घर श्रीनैया का है। उसने घर के मालिक का नाम बदल दिया है। बहुत कम पैसे में मैंने नया घर खरीदा। एक तरह से मुझे सौभाग्य से मिल गया। मुझे वास्तु के हिसाब से इस घर में खुद कुछ मामूली बदलाव करने हैं। वो मजदूरों को देखने लगा। वहाँ उसने 2 मजदूरों से बात की। जब उसने उन्हें शिवपुर गांव और उस पुराने बंगले के बारे में बताया तो सभी वहाँ से भाग खड़े हुए। 2-3 मजदूर तो भागते हुए नीचे भी गिर पड़े। तब वो सोचने लगा, ये क्या, मैंने उन्हें उस घर का काम करने को कहा तो वैसे भाग क्यों रहे हैं? क्या इस घर का कोई फ्लैशबैक है जैसा फिल्मों में देखते हैं? है भी तो मुझे क्या लेना देना। मैंने वो बड़ा घर बहुत कम दाम में खरीदा है। मैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर इस घर का काम कर सकता हूँ। एक दिन श्रीनैया ने वास्तु के अनुसार एक दीवार को तोड़ दिया। उस दीवार से एक भूत निकली और पैसा भी। वो चौंक गया और डर से कांपने लगा। तुम कौन हो? देखकर समझ में नहीं आ रहा, मैं भूत हूँ। जब मैं यहाँ काम करती थी तो मुझे एक पुराना खजाना मिला। प्रताप वर्मा को पता चला तो उसने मुझे पकड़कर जिंदा दफना दिया। तब से मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकी और मैं एक भूत के रूप में यहाँ पड़ी थी। अब मैं रिहा हो गई हूँ। ये मेरा खजाना है और मेरे पैसे हैं, तुम मुझे दे दो, मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। श्रीनैया ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने भूतनी को पैसे दे दिए। वो भूतनी पैसे लेकर वहाँ से चली गई। दूसरे कमरे में उसने दूसरी दीवार गिराई। वहाँ उसे सोने के सिक्के मिले। एक और भूतनी प्रकट हुई और वो दय्यम कहने लगी, प्रताप वर्मा ने मुझे मारकर जिंदा दफना दिया था। मैं अपनी इच्छा पूरी किए बिना मर गई, इसीलिए मैं एक भूतनी की तरह रह रही हूँ। अगर तुम मुझे मेरे सोने के सिक्के दे दो तो मैं यहाँ से शांति से चली जाऊंगी। बोलो, दोगे? श्रीनैया ने उस भूत को सोने के सिक्के दे दिए। भूतनी वहां से गायब हो गई।
तो ऐसे ही सभी भूतों ने जो चाहा श्रीनैया उन्हें देता गया और वे वहाँ से चले गए। श्रीनैया ने अपना घर का काम शुरू किया और बिना किसी गड़बड़ी के उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। विलासपुर गांव में एक बड़ा चतुर व्यापारी था रवि वर्मा। वो सोचता था कि ये उसकी मेहनत और दिमाग से पैसा कमाया गया है तो उसे टैक्स क्यों भरना चाहिए। ये सोचकर वो टैक्स देना बंद कर देता है। व्यापार में घाटा दिखाकर सारे आंकड़े ही बदल देता है। उसने इतनी बचत की कि पैसे के सारे बोरों से एक पूरा कमरा भर गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या किया जाए और बाकी पैसे कैसे छिपाए जाए। पैसों से भरे बोरे देखकर वो परेशान हो जाता है। तभी उसका बेटा किशोर वर्मा उसके पास आया और बोला, क्यों पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि हमें इतने सारे पैसों की जरूरत क्या है, आप टैक्स क्यों नहीं भरते? मैंने आपसे कहा था ना कि भिखारियों को सोने के कटोरे दान कर दो, आपने नहीं सुनी। अनाथों के लिए मैंने कहा था कि एक अच्छा ब्यूटी पार्लर सेट कर दो, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। इसके बाद रवि वर्मा बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि किसके पास इस पैसे को सुरक्षित रखे। तभी उसे बांस से बना एक ऑटो अपने सामने से निकलता हुआ दिखा। रवि वर्मा को एक चतुर विचार आया। वो जल्दी से अपनी कार में बैठता है और बांस बेचने वाले थिमैया के पास गया। आमतौर पर आप जैसे लोग हम जैसे गरीबों के पास बिना कारण नहीं आते। मुझे एक बांस कार हाउस चाहिए थे भैया, यानी ऊपर से होना चाहिए गाड़ी की तरह और अंदर से कमरे की तरह। मैं ठीक समझा ना? मैंने सोचा था कि तुम मूर्ख होगे, लेकिन तुम सही समझ गए। जी, आप बड़े लोगों को लगता है सारा दिमाग आप ही की जायदाद है। अच्छा बताओ, बांस का ये घर कब तक तैयार हो जाएगा? मैं कल दे सकता हूँ। वो एक नोटों की गड्डी निकालता है और उसे थिमैया को थमाता है। उसके बाद रवि वर्मा वहाँ से अपनी कार में निकल जाता है। 2 दिनों के बाद थिमैया उस बांस की गाड़ी का घर तैयार करके रवि वर्मा को दे देता है। तो उसके लिए रवि वर्मा थिमैया को और पैसे देता है। थिमैया उस पैसे को लेकर वहाँ से चला गया। रवि वर्मा आखिर में अपने बेटे को भी नहीं बताता और सभी बोरियों को एक एक करके ले जाकर उस बांस कार के घर में रख देता है। वो उस बांस की कार को दूर नहीं रखता, वो उस कार को अपनी दूसरी कारों के साथ पार्किंग में ही रखता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, रवि वर्मा नहीं चाहता कि कोई उस पर शक करे, इसलिए वो हर कार को चेक करने लगता है। वो इस बांस कार हाउस को भी चेक करता है और पैसे की बोरियों को गिनता ही रहता है। लेकिन फिर आखिर ओवर स्मार्ट होकर रवि वर्मा ने थाने में जाकर FIR दर्ज करा दी कि उसका घर लूट लिया गया है। इंस्पेक्टर उसके घर आया और हर तरफ चेक करने के बाद उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर चोरी हुई कैसे होगी। तो उसने पूछा, रवि वर्मा, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां खुली नहीं और दीवार टूटी नहीं, फिर पैसा चोरी हुआ कैसे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ बताएंगे इस बारे में? अरे चोरी कैसे हुई ये सोचने की बजाय आप तो मुझ पर ही शक करने लगे। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने सारा पैसा किसी कार या ट्रक में रखकर छिपा रखा है। रवि वर्मा के ऐसे कह इंस्पेक्टर को बाहर खड़ी बांस कार हाउस की याद आई। उसने रवि वर्मा से उसके बारे में पूछताछ की और उसने जवाब दिया कि कुत्तों को उस घर में घुसने से रोकने के लिए। इंस्पेक्टर की इस बात को याद रखता है। फिर इंस्पेक्टर पुष्टि करता है कि कोई डकैती नहीं हुई है, लेकिन रवि वर्मा ने सिर्फ इसका स्वांग रचा है। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि रवि वर्मा ने सारा पैसा उस बांस कार के घर में रखा हुआ होगा, इसलिए वो रवि वर्मा को समझा बुझाकर वहाँ से चलता कर देता है। 2 दिन बीते और बांस कार घर गायब हो गई। ये देखकर रवि वर्मा हक्का बक्का रह गया और दौड़ते हुए थाने आ गया। रवि वर्मा ने उसे सब कुछ बताया। अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण आपने 2 नंबर का सारा पैसा खो दिया है। मैं देख सकता हूँ, मैं सब जान गया हूँ और आपको भी बता सकता हूँ। फिर इंस्पेक्टर ने उस कार को एक वीरान जगह पर ले जाकर खोलकर देखा और पैसों को देखकर मुस्कुरा दिया।